cannot plant trees for you. You have to do it yourself. सीधी बात है. In any event, we'll talk more about that. At the moment, with us from the BJP, we have Mr. Pankaj Modi. Pankaj Modi साहब, नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. आपकी आवाज नहीं आ रही सर? जी आ रही है. अब आ रही है, अब आ रही है. पंकज मोदी साहब, जय सिया राम, हर हर महादेव. जय श्री राम, हर हर महादेव. और सर, तो अभी तक जो 3 दिन सदन चला है, आपने भी देखा होगा कुछ ना कुछ, मतलब बिजी शेड्यूल तो रहेगी आपकी, बीच में छुटपुट तो देखा ही होगा, और उसके बारे में पढ़ा भी होगा. तो आपका क्या विश्लेषण है सर अभी तक? आपको क्या लगा कि ये सेशन जो है अब 18th लोकसभा का, क्या वो पुरानी जो प्रथा थी जहां पर लोग सीधा वेल ऑफ द हाउस में घुस जाते थे, डिसरप्शन होती थी पार्लियामेंट में, वो सब अब नहीं होगा? अब अच्छी तरह बात होगी दोनों तरफ से? मोदी साहब बताएं. जैसा अभी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का उत्तर जब दे रहे थे विपक्ष या सत्ता पक्ष, तो स्थिति तो वैसी नहीं दिख रही है. लग रहा है विपक्ष पूरी तरीके से जो उन्होंने चुनाव में झूठ के पुलंदे पर इतनी 99 सीटें भी लेकर आए, तो वही चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. और 99 का आंकड़ा लेकर वो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने चुनाव ही जीत लिया, जबकि वास्तविक स्थिति कुछ और है. तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जरा सा कांग्रेस पार्टी को और इंडिया अलायंस को समझना पड़ेगा कि जो अभी वो संसद में जिस तरह का व्यवहार वो कर रहे हैं, या राज्यसभा हो चाहे लोकसभा में हो, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो या राहुल गांधी ने जिस तरह का व्यवहार किया है, लोगों को उकसाने का, अपने सांसदों को बाहर ले जाने का, जिस तरह से जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, तो मुझे कांग्रेस पार्टी से बहुत कुछ आशा नहीं दिख रही है. वो किसी तरीके से संसद को इंटरप्ट ही करेंगे और देश की प्रगति को किसी तरह रोकने की कोशिश करेंगे. मुझे ऐसा राइट. जस्ट वन सेकंड प्रदीप जी, बीएन के जस्ट सेंड मैसेज. बीएन कुमार साहब ने अभी एक मैसेज भेजा है, अभी जो हमारे साथ गेस्ट थे. ही सेज आई एम नॉट अ लेफ्टिस्ट. ही सेड आई एम नॉट अ लेफ्टिस्ट एंड बट रिलीजन शुड बी अ प्राइवेट अफेयर. जो धर्म है वो निजी मामला है, इसलिए मैं जय सिया राम नहीं बोलता हूँ. लेकिन वह असल में भक्त हैं, मतलब ऐसी क्या बात है. वो मानते हैं तिरुपति बालाजी को, तो बहुत 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 ज़्यादा मानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं. उनके कुल देवता भी वही हैं. लेकिन अच्छा ये बताएं सर पंकज मोदी साहब, अब ज़रा महाराष्ट्र की अगर बात कर लें थोड़ी सी सर. एक बड़ी विडंबना है अभी जो हो रही है. आदरणीय सामान्य नवाब मलिक साहब, वो आज अजीत दादा पवार के साथ मीटिंग में थे, उनके घर पे थे. बाकी एनसीपी का जो गुट है अजीत दादा पवार का, उनके साथ थे, वो दिख रहे हैं वहाँ पे थे. वो देखिए वो बैठे हैं अजीत दादा पवार साहब के साथ में, ये नवाब मलिक साहब हैं. इसके बावजूद के देवेंद्र फडणवीस साहब ने पिछली बार जब सेशन शुरू हुआ था, उन्होंने लिख कर के अजीत दादा पवार से ये रिक्वेस्ट की थी कि भैया देखिए, आपकी पार्टी है, आपको कैसे चलाना है वो आपके ऊपर है, लेकिन सरकार के साथ जिस पार्टी का संबंध है उसमें ऐसे शख्स का होना हमारे लिए ठीक नहीं है. तो ये अजीत दादा पवार क्या संदेश देना चाह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को, पंकज मोदी साहब? नहीं, तो वो आप देखेंगे कि वो एनसीपी का इंटरनल मामला है, वो अपना पार्टी का ही कार्यक्रम कर रहे हैं, वो कोई सरकारी कार्यक्रम में नहीं है. तो वो इनके इंटरनल मैटर पे हम लोग ना बोले तो ज्यादा बेटर है. वो अपना समझे कि एनसीपी शरद पवार के साथ वो ले रहे हैं या अजीत पवार के साथ वो नवाब मलिक जा रहे हैं, तो उनका इंटरनल मैटर है, वो सुलझाएंगे अपने चीजों को. लेकिन सर इनके खिलाफ तो आपको मालूम है कौन कौन से केस हैं? देवेंद्र फडणवीस जी खुद अग्रसर थे. जी तो वो केसेस चल ही रहे हैं, वो जमानत पे बाहर हैं, तो जब तक उनकी जमानत की अवधि है तब तक वो बाहर है. फिर वो हेल्थ ग्राउंड्स पर बाहर हैं, सेहत ग्राउंड है. और लास्ट टाइम देवेंद्र फडणवीस साहब ने लिखित में लिखा था सर इनको. अच्छा, वो सरकारी कार्य में दिखे थे, इसलिए उन्होंने उस पर आक्षेप किया था कि सरकारी कार्यक्रमों में ना दिखे. तो उन्होंने किया, उन्होंने अपनी पार्टी की मीटिंग रखी है, तो उस पे हम लोग को बोलना सही नहीं है. उन्होंने इतना अच्छा उदाहरण, उन्होंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कोट किए थे फडणवीस जी ने, that you don't grapple with a pig. क्या डुक्कर के साथ आप कुश्ती ना करिए, क्योंकि आप गंदे हो जाएंगे और डुक्कर को मजा आएगा. ये देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा था. इतना विरोध होने के बावजूद तो कैसे? मैं उस पे आता हूं कि सर इट इज नॉट एन इंटरनल फैक्ट. मोदी साहब, आई डिसएग्री विद यू. वो क्या है कि मैं मानता हूं आपकी मजबूरी में समझ रहा हूं. आप नहीं बोल सकते जब तक कि आपको डायरेक्शन ना आए.
जब तक कि आपको ऊपर से डायरेक्शन ना आए। नहीं, वो उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर, उस पे बोलना बेटर नहीं है। पार्टी का इंटरनल मैटर कैसे हो सकता है? आप मुझे ये बताइए, ये देवेंद्र फडणवीस साहब ने क्लियर कट बोला है, उन्होंने कहा है कि ये आपकी पार्टी के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते, क्योंकि लिखित में दिया है। उन्होंने कहा है कि असेंबली में ये आपके गुट के साथ कैसे बैठ रहे हैं, ये बोला है देवेंद्र फडणवीस साहब ने। और फिर भी वो अजीत पवार जी साहब को समझने की जरूरत है और उनकी पार्टी को समझने की जरूरत है, जिसपे इतने सारे केसेस हैं, उनके साथ वो बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, तो वो खुद आगे इस चीज का आप उनसे क्वेश्चन करेंगे, वो ज्यादा अच्छा उत्तर देंगे। सर, अगर मैं देवेंद्र फडणवीस को जानता हूं और मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, वो ही विल नॉट टॉलरेट दिस, वो इसको टॉलरेट नहीं बट ही इज टॉलरेटेड सच अ लॉट ऑफ थिंग्स सर ऑलरेडी, बट दैट दिस इज समथिंग, भुजबल से अजित पवार एवरीथिंग ही इज टॉलरेटेड, बट दिस इज समथिंग एल्स। सर, इनको तो एंटी नेशनल बुलाया गया था ना, उनके ऊपर जो सैंक्शन, वो जो सेक्शंस लगे हैं, वो इट इज एसोसिएटिंग विद द माफिया, दाऊद इब्राहिम की फैमिली के साथ। उनके साथ ये कहा गया है कि इनका व्यवसाय है तथाकथित तौर पर, जो आरोप इनके ऊपर है। पूरे बीजेपी के जो कर्मठ कार्यकर्ता है वो ये विडंबना में है कि क्या हो रहा है कि और बोल नहीं पा रहे, जैसे पंकज मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं, सब गुट के जो महादेव जैसे अपने अंदर यही बोलना पड़ेगा। अच्छा उत्तर उनकी पार्टी लोग देंगे। मैं तो let me come to what Prime Minister Modi said. Prime Minister Modi said Rahul Gandhi ji has lied about Agniveer. He has lied about MSP. Congress has lied about reservation issue. Congress has lied about the constitution. राहुल गांधी जी पर एक्शन होना चाहिए फॉर मिसलीडिंग द हाउस। आपने हाउस को मिसलीड किया है, गलत बात बोल दी है। राजनाथ सिंह ने भी बोल दी है कि अग्निवीर पे आपका स्टेटमेंट गलत है। तो क्या आप प्रेस करेंगे एक्शन राहुल गांधी जी के खिलाफ, जिस प्रकार से बीजेपी का रवैया है? बोले आपने मिसलीड किया है इस हाउस को। हम तो इसकी शिकायत ही कर सकते हैं, सभापति महोदय समझेंगे उस पे क्या निर्णय लेना है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी का आप पूरा भाषण देखे होंगे संसद में, तो एक एक पॉइंट पे जब वो बोल रहे थे, चाहे वो अग्निवीर पे हो, चाहे वो किसानों के आंदोलन में, किसानों के एमएसपी पे हो, चाहे वो हिंदू को हिंसक बताने पे हो, तो एक एक चीजों पे हमारे मंत्री महोदय या प्रधानमंत्री के द्वारा रोका गया, उनपे टिप्पणी की गई कि वो इस तरह का भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो आप पूरी उनकी भाषण आप देखेंगे, राष्ट्रपति के भाषण का उत्तर देते हुए पूरी भाषण उनका झूठ का पुलिंदा था और वो झूठ की बुनियाद पर ही टिके हुए थे। और जब उसका उत्तर देने के लिए कोई हमारे मंत्री या फिर प्रधानमंत्री खुद बोल रहे थे, तो तुरंत विपक्ष के लोग हो हंगामा शुरू कर दिए थे। तो ये ये ओम बिरला जी का निर्णय होगा कि वो किस पे क्या एक्शन लेंगे। हम उनकी शिकायत कर चुके हैं कि उन्होंने कितने, और पूरी जनता ने देखा है कि पूरे के पूरे जिस तरह से अग्निवीर पे उन्होंने झूठ बोला, एमएसपी झूठ बोला अग्निवीर पे, तो तुरंत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनको उत्तर दिया कि नहीं आप ये झूठ बोल रहे हैं। चाहे वो शिवराज सिंह चौहान ने एमएसपी पे बोला, तो जिस तरह की बातें वो कर रहे थे कि हिंदुओं को हिंसक बता रहे थे, कि जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं वो हिंसक होते हैं, तो इस तरह से उनकी मानसिकता पता चलती है। अब चाणक्य ने एक बात बोली थी, वो एक बार देश की जनता को समझने की जरूरत है कि ये सही में देशभक्त नहीं हो सकते हैं, ये किसी तरीके से देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू समाज को किसी तरह नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी जातियां हैं, हिंदू हो मुसलमान हो, सबको एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत की जनता इस चीज को समझेगी, और जिस तरह का झूठ का प्रचार इन्होंने पूरे चुनाव में किया, वही चीज वो ले आकर अब संसद में कर रहे हैं। तो इसका उत्तर मैंने कभी भी, मुझे 42 साल 43 साल हो गए पत्रकारिता में, पहले तो मैं दिल्ली में ही था सर, मैंने जिंदगी में आज तक कभी किसी भी नेता को, भले वो नेता विपक्ष हो या नेता प्रतिपक्ष हो, भगवान की तस्वीरें ला करके ऐसे दिखाना, मतलब मैंने कभी नहीं देखा। बिल्कुल ये क्या है, मतलब ये कुछ जरा समझ में नहीं आया। आपको समझ में आया? मैं बता रहा हूँ इन्होंने क्या किया है। एक लेफ्टिस्टों की पूरी टीम बना रखी है जो पूरा हावी हो रखे हैं कांग्रेस पे। ये रोज उन्हें एक ना जन्म घुट्टी या क्या चूरन दे देते हैं, वो लेकर आकर वो संसद में आके करते हैं। और जिस तरह का वो बर्ताव कर रहे थे, हमारे आराध्य महादेव की फोटो को लेकर बाबा गुरु नानक की तस्वीर, मतलब ये क्या हुआ? ये तो वी एक्सपेक्टेड मच बेटर। बिल्कुल नहीं है, ये एकदम इन्होंने एक नीचे गिरने की पराकाष्ठा को खत्म कर दिया है। इनकी जो मानसिकता है वो दिख रही है कि कितने हिंदू विरोधी हो चुके हैं। और जिस तरीके से वो महादेव की फोटो को कभी नीचे रख रहे थे, कभी ऊपर रख रहे थे, कभी
गुरु नानक देव जी के फोटो को। तो इस तरह से वो एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे थे कि वो कितने नॉलेजेबल है, जबकि उनकी जो प्रधानमंत्री ने बोला है वो एकदम बालक बुद्धि की तरह कर रहे थे। एक 50 साल से ऊपर के व्यक्ति में इस तरह की जो एक छोटा बच्चा भी भारत का होगा वो भी भगवान की फोटो को किस तरह से रखेगा या किस तरह से कहाँ उसको प्रयोग करना चाहिए वो समझेगा। लेकिन इस उम्र में भी जाने के बावजूद भी उनको हिंदू रीति रिवाज के बारे में नहीं समझ में आ रहा है। तो इस पे क्या ही कहा जाए। सर, मैं तो सिर्फ वही बात नहीं कर रहा हूँ। उनसे अपेक्षा करना, मैं आप लोग पे बोलता हूँ, उनसे कुछ अपेक्षा करना ये अच्छी बात नहीं होगी। वो किसी तरीके से हिंदू समाज को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू समाज को दुनिया में एक समय था जब उनके गृह मंत्री शिंदे साहब बोलते थे रेड सैफरन टेररिज्म, चाहे हिंदू समाज को, चाहे आरएसएस को, चाहे बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। तो वही प्रोपेगेंडा को लेकर अभी वो आगे चल रहे हैं, जबकि उनको पता नहीं कि 10 साल से वो सत्ता से दूर है और फिर 5 साल फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने उनको चुना है, मोदी जी को। तो आगे अभी वो और 20 साल तक इंतजार ही करते रहेंगे जिस तरह की हरकतें उनकी। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मणिपुर पर बोले कि हमारे होम मिनिस्टर ने कंटिन्यूसली मणिपुर के लोगों के संपर्क में है, बार बार मणिपुर गए होम मिनिस्टर अमित शाह, और इस गवर्नमेंट इज वर्किंग टायरलेसली फॉर द पीस ऑफ मणिपुर। एंड उन्होंने आगे जाके कांग्रेस और इंडिया अलायंस को चेतावनी दिया कि मणिपुर विल रिजेक्ट द हेट पॉलिटिक्स। जो आप हेट पॉलिटिक्स आप फैला रहे हो वो मणिपुर के लोग आपको रिजेक्ट करेंगे। आगे जाके आप आग में घी डालने के काम कर रहे हो। आपने खुद 10 बार कांग्रेस को याद दिलाया अगर मणिपुर सब ठीक था तो 10 बार आप राष्ट्रपति शासन वहां पर क्यों लागू किए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी पूछे उनको। तो आज खुलकर बोले पंकज मोदी जी, प्रधानमंत्री मणिपुर इश्यू पर खुलकर बोले, जो बार बार कांग्रेस कल आलोचना कर रहे थे मोदी जी के। बोलिए पंकज जी। जी आज राज्यसभा में उन्होंने इस पर चर्चा की और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि कितने दिनों तक गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वहां रुके हुए थे, गृह राज्य मंत्री सब हफ्तों तक वहां पर रुके हुए थे और सिचुएशन को किसी तरह सही करने की कोशिश कर रहे थे। और राहुल गांधी हो चाहे कांग्रेस के नेता लोग, जिस तरह से जाकर उन्होंने आग में घी डालने की कोशिश की और हिंसा को बढ़ावा देने की दो समुदायों में विवाद बढ़ाने की कोशिश की। तो आज प्रधानमंत्री का जो पूरा वक्तव्य था आप देखेंगे कि एक तरीके से मणिपुर के लोगों के प्रति अपील भी थी कि वो एक सही रास्ते पे चल रहे हैं और धीरे धीरे हिंसा का रास्ता छोड़कर वो आगे बढ़ने के विकास में आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने इस पे भी चर्चा की जितने भी परीक्षाएं हुई हैं या जितने भी जो चीज कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें स्कूल खुले हुए हैं, तो वो एक तरीके से सामान्य की ओर बढ़ रहा है मणिपुर। लेकिन किसी तरह चाह रहा है कांग्रेस या कांग्रेस के इंडिया अलायंस के लोग कि किसी तरह फिर से मणिपुर वही दौर में आ जाए जो 6 महीने पहले था। तो ये चीज होने वाला नहीं है और प्रधानमंत्री जी की आज जो बात है मणिपुर के लोगों को समझ में आएगी और विकास और क्या कहते हैं शांति के मार्ग पर फिर से मणिपुर आगे बढ़ेगा। लेकिन सर इसमें पंकज मोदी साहब मैं जरा सा डिफर करता हूं आपसे, थोड़ा सा मेरा विचार जरा अलग है। जो अभी तक पॉलिसी अपनाई है सरकार ने मणिपुर के ऊपर, वो एक बहुत गहरी पॉलिसी है। इट इज वेरी डीप, बहुत उसको बड़े ऊपर से एक्सप्लेनेशन दे करके, स्पष्टीकरण दे करके उसको नहीं किया जा सकता। वहाँ पे बहुत पेचीदा मुद्दे हैं। ये हमारे दर्शकों के लिए मैं दोबारा सब लोगों को रिमाइंड कर रहा हूँ। वहाँ पे 3-4 फोर्सेस वहाँ पर काम कर रही हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया वहाँ पर है, चाइनीज वहाँ पर हैं, बर्मीज वहाँ पर हैं यानी म्यांमार के, वहीं के कैरन रेबल्स जो हैं जो म्यांमार की फौज के खिलाफ जो बगावत कर रहे हैं वो भी हैं, और आगे जाकर के कंबोडिया से भी फोर्सेस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर प्रधानमंत्री जी चाहें या अमित शाह जी चाहें, जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स है उसमें लोगों को बुला करके एक गुप्त तरीके से, कॉन्फिडेंशियल तरीके से अगर ब्रीफिंग दे दी जाए सबको और ये कह दिया जाए कि भाई इस मैटर को अभी के लिए ना रेज किया जाए, क्योंकि ये मणिपुर का जो विषय है, जो भी सुरक्षा विशेषज्ञ है या जिसने भी मणिपुर को स्टडी किया है वो कभी नहीं चाहेगा कि मणिपुर का विषय इस तरीके से उसको उठाया जाए। पंकज मोदी साहब, आपको लगता नहीं है कि सरकार को जरा कॉन्फिडेंस लेना चाहिए? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन जी बोलिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत सारी चीजें आपने जनता के सामने रखी है और दर्शकों के सामने रखी है, उस चीज के लिए आपका धन्यवाद मैं कहूंगा। लेकिन एज ए सरकार होने के नाते बहुत सारी चीजों को
दूसरे तरीके से हैंडल किया जाता है और हमारी पार्टी और मोदी सरकार उसी तरीके से उसको ले रही है और बहुत जल्दी मणिपुर में शांति देखने को मिलेगी। प्रदीप जी, पंकज मोदी साहब, बात यह है कि कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने जो एजेंडा में उन्होंने कहा यू नीड टू टॉक, डिस्कस, डिबेट ऑन बिल्स। उन्होंने उदाहरण दिया, आपने पासिंग ऑफ बिल्स बाय वॉइस वोट, आप वॉइस वोट पे बिल्स को पास करते हो, गए सभा में वही सब जिस प्रकार से हो गए 3 जो क्रिमिनल लॉज है वो भी जिस प्रकार तेजी से विदाउट डिस्कशन डिबेट आपने पास करा दिया, इंडियन सिक्योरिटी, सिविल सिक्योरिटी एक्ट, इंडियन जस्टिस कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, 25% of the bills have been passed in less than 1 hour. Only 16% of the bills have been sent to the parliamentary standing committee. तो क्या डिस्कशन, डिबेट लोकतंत्र का अहम हिस्सा है, पार्लियामेंट में होना चाहिए, डिस्कशन होना, पूरे देश को देखना चाहिए कि बिल्स पर किस प्रकार डिस्कशन हो रहा है। क्या यह परंपरा जीवित रखेगा आने वाले जो 5 years में? राहुल गांधी जी का कहना है ये 5-10 साल में हमने देखा ही नहीं कोई डिस्कशन डिबेट has to be there, राहुल गांधी जी का कहना। I don't think something is wrong in that. पंकज मोदी जी। प्रदीप जी, मैं इस पे बोलना चाहूंगा, कल अपने प्रधानमंत्री जी का जब भाषण चल रहा था संसद में, तो किस तरह से राहुल गांधी अपने सांसदों को भड़का रहे थे बेल में जाने के लिए, और इस पे आपत्ति भी जताई थी सभापति महोदय ने। तो जिस तरह की बातें वो आकर मीडिया में या बाहर आकर कर रहे हैं कि बिल में डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन करने के लिए तो हमारी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। और आप देखे होंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण का उत्तर देते हुए चाहे कोई भी पार्टी को, इंडिया अलायंस के चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जिन, पूरी शांति से हमारी पार्टी के सांसदों ने सुना। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री जी बोलने आए तो जिस तरह का बर्ताव पूरे विपक्ष ने किया है, तो इस चीज का तो आप खुद समझ रहे हैं, पूरी राजनीतिक थी। उन्होंने पूरे जब तक प्रधानमंत्री जी बोलते रहे तब तक हो हल्ला करते रहे, और जब बेल में आए तब आकर उन्होंने सभापति महोदय ने उस पर आक्षेप किया। तो राहुल गांधी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, और जिस तरह का एटीट्यूड वो दिखा रहे थे, बैठने का तरीका उनका आप देखेंगे, जिस तरह का वो खड़े होकर सारे सांसदों को उकसा रहे थे, तो आप समझ सकते हैं उनकी मानसिकता क्या है। और आपने कल अपने राज्यसभा में भी देखा हो जिस तरह का मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बातें कर रहे थे। उन्होंने उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब पे भी कुछ आरोप लगा दिए, तो उनका उत्तर देते हुए बोला कि यहाँ मैं पहुंचा हूँ सोनिया गांधी के कारण। तो आप जिस सोच सकते हैं कि किस तरह ये पूरी कांग्रेस पार्टी माँ बेटे की गुलामी कर रही है और शुरू से गांधी परिवार के ही आगे पीछे रही है। तो इनका इस तरह से बोलना कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, जो जिस पार्टी में लोकतंत्र खुद ही नहीं है, जिस पार्टी के अध्यक्ष अगर ये बोले कि वो किसी के बदौलत वो अगर आज एलओपी बने हैं राज्यसभा के, तो इस पे हंसी की जा सकती है कि उनकी कथनी और करने में बहुत अंतर है, और वो पूरी पार्टी गांधी परिवार के चाटुकार और गुलामी को प्रतीत कर रहा है। भाई इस बात से तो मैं तो बिल्कुल सहमत हूं कि जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, प्रधानमंत्री इज द लीडर ऑफ द हाउस, जब प्रधानमंत्री बोल रहे होते हैं तो उसको शांति से सुनना चाहिए था। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, संवैधानिक तरीके से आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त स्लोगन शाउटिंग करना, नारेबाजी करना, ये कुछ मतलब नहीं मिलता। ये कोई उदाहरण नहीं है कि आप आगे चल करके भी बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन चाहते हैं। अगर आप डिस्कशन चाहते हैं तो चलिए आप शो कीजिए, ऐसी क्या बात है। अगर बीजेपी के लोगों ने आपको डिस्टर्ब किया है तो आप ना डिस्टर्ब करें ना, उसके हिसाब से आप लोगों को दिखाएं कि भाई हम लोग जो हैं हम चाहते हैं, वो भी कर सकते थे। जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर प्लीज। जी मैं आपकी बातों को आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखिए जिस तरह का 18वीं लोकसभा में उनकी 99 सीटें आई हैं, तो उस तरह का उनको एक, आप देखेंगे रिजल्ट के तुरंत बाद ही उन लोगों का एक हाव इस तरह से हो गया कि वो सत्ता में आ गए। उनको सीटें डबल हुई है, इस चीज की खुशी होनी चाहिए, लेकिन वो है विपक्ष में, तो उनका व्यवहार इस तरीके से है जिस तरीके से लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट ले ली है, जबकि उनको ये पता नहीं कि 2014-2019 सर अचीवमेंट तो है, ऐसा तो नहीं कह सकते। जहां पर ये सोच रहे थे कि 40 भी नहीं आएंगी, वहां पे 99 आ गई यार। अब सेलिब्रेट तो करेंगे ना सर, नहीं करेंगे क्या? सेलिब्रेट करने का इतना होना चाहिए कि उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो सत्ता पक्ष में बैठ गए, उन्होंने सरकार बना ली है। तो आप देखिए 2014 हो या 19 हो या 2024 का चुनाव, तीनों मिलकर भी जोड़ दिया है तो हमारी जितनी सीटें इस बार 240 है उतना भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो उनकी
तीसरी सबसे कम सीटें हैं, वो इस चीज को भूल रहे हैं और उनके क्या जितने चाटुकार हैं उनको हवा में फुला चुके हैं कि ना तो पंकज कि हम मोदी लोगों ने साहब अचीवमेंट कर लिया, आज लेकिन की उनको तारीख जल्दी रियलाइज होने में वाला कि अभी वो विपक्ष में बैठे हैं। यही अंतर है कि 2014 और 2019 में उन्हें एलओपी हमारे बदौलत मिल गया था, इस बार उन्होंने वो लेकर आ गए। लेकिन पंकज मोदी साहब, जी बहुत जगह पर यह रूमर फैला हुआ है, बातचीत फैली हुई है कि नीतीश कुमार जी अभी गए के गए, चंद्रबाबू नायडू ने अभी एनडीए छोड़ी के छोड़ी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, तो ये रूमर ही है। आप देखें 4 तारीख के बाद ये रूमर चलता आया है कि उनको कौन सी सीटें मिलने वाली है, कौन सा मोदी जी से वो स्पीकर का पद लेंगे। तो इस तरह के रूमर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे दोनों अलायंस पार्टनर बहुत अच्छे से, नीतीश कुमार जी हो चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हो ना, आपने देखा होगा जब एनडीए की मीटिंग थी तो उन्होंने कितने अच्छे तरीके से मोदी जी का के बारे में बातें की और बोला कि एनडीए के इस 2024 के जब हमारी सरकार बनी है तो हमने विकसित भारत का जो सपना देखा है मोदी जी, उसको लेकर आगे चले और वो लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो विपक्ष का काम है अफवाह फैलाना, कुछ होने जाने वाला नहीं है। हम बहुत मजबूती के साथ एनडीए आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा काम करेंगे। और जिस तरह का कल आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा लोकसभा में, तो उन्होंने एकदम पूरी तरीके से राज्यसभा में ज्यादा अच्छा था, तैयार कर दिया। राज्यसभा का भाषण ज्यादा अच्छा था। राज्यसभा हम लोग सुन पा रहे थे बिकॉज सबको भाषण आप एज ए पत्रकार आप इस चीज के लिए स्वतंत्र है कि कौन सा आपको अच्छा लगा, लेकिन कल उन्होंने ना रोड मैप भी दिया है कि 2047 तक हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे या हमने इस 5 सालों में क्या क्या काम करने वाले हैं। उन्होंने बोले और भी बहुत मजबूत निर्णय लिए जाएंगे। तो इस चीज को समझना चाहिए कि एनडीए की हमारे घटक दल जो हैं बहुत हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत से कुछ लेना देना नहीं। खड़गे साहब ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को आरएसएस ने हाईजैक कर लिया है। आरएसएस के लोग एजुकेशन सिस्टम के पूरे जो टॉप लेवल है सब जगह आरएसएस के लोग हैं और वो मनुवादी थॉट्स, मनुवादी आइडियोलॉजी, मनुवादी विजन वो पूरे हमारे एजुकेशन सिस्टम में फैला रहे हैं। हमारे सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को आरएसएस ने क्या टेक ओवर किया है? पंकज मोदी जी, ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है यहाँ पर कि मनुवादी विचार अब एजुकेशन सिस्टम से आप फैलाएंगे सब जगह। देखिए, कांग्रेस की शुरू से मानसिकता रही है या तो किसी बहाने हिंदू को गाली देना हो, चाहे आरएसएस को गाली देना, जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए वो आरएसएस के बारे में उल्टे सीधे बातें बोलते हैं, कभी सनातन के बारे में उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो इस तरह की बातों का खुद उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने तुरंत आक्षेप किया कि इस तरह की भाषा आप नहीं कर सकते हैं। जो आरएसएस शुरू से भारत की संस्कृति और के लिए आगे बढ़ रही है, भारत के लोगों के लिए इतना काम कर रही है, कभी भी कुछ दिक्कत हो तो हमेशा उसके हमारे आरएसएस के वॉलंटियर हमेशा रोड पे होते हैं। तो इस तरह की मानसिकता उनको दिखाती है क्योंकि वो किस तरह से नफरत करते हैं। जो हिंदुत्व की बात करता है, जो भारतीय संस्कृति की बात करता है, उसके प्रति घृणा का भाव रखते हैं और वो उन्होंने संसद से पवित्र जगह में उन्होंने इस बात को रखा था। लेकिन मैं इस चीज के लिए उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने तुरंत उस पर आक्षेप लगाया और संसद की कार्रवाई से वो चीज को क्लिप को हटाया गया। चलते चलते पंकज मोदी साहब, जी, जो लोग हाथरस की भगदड़ में हलाक हुए उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अब 121 के करीब लोग जो हैं वो उनका स्वर्गवास हो चुका है और भी लोग जो हैं वो काफ़ी जख्मी हैं। 121 लोग जो मरे हैं उनमें मरने वालों की संख्या में ज़्यादा महिलाएं हैं और बच्चे हैं। कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में सर? जी, मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी जो हो गई है, लेकिन इस तरह के जो आयोजन करने वाले हैं उन पे भी ये एक प्रश्न उठता है कि अगर वो संख्या जो देते हैं उसके कहीं ज्यादा लोगों को बुला लिया जाता है और आयोजकों ने जिस तरह से चीजों को मिसमैनेजमेंट किया है तो उस पे इतने बड़े देश में इस तरह की घटनाएं हो जाए वो एक दुखदायी घटना हो जाती है। और जिस तरह का इससे सीखने की जरूरत है। 121 लोगों की जो घर आज की क्या स्थिति हो गई होगी, हमारी पूरी संवेदना उन लोगों के साथ है और मैं चाहूंगा कि इस तरह की घटना आगे ना हो। ये प्रशासन इस चीज को हमेशा आगे देखे कि इस तरह की घटनाएं ना हो और जहां भी इस तरह के आयोजन हो रहे हैं तो उस तरह के चीजों पे फिर दोबारा उन पे चर्चा करने की जरूरत है कि वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से, ये पूरे भारत के लोगों से कहना चाहूंगा इस चीज का हमें क्षोभ है और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पंकज मोदी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।
Thank you so much, sir. Jai Siya Ram, Har Har Mahadev. जय जय 121 dead, Pradeep ji. 121. That's all. 121. Every death, absolutely diminishes. If for a venue that could have possibly accommodated about 80,000 people, which also is, by the way, hell of a lot, there were more than 2 lakh. And they say that some miscreants caused the stampede. Now, what that was, God only knows. We don't know. Very difficult to control. As you said, 80,000 था, लाखों वहाँ पर आए. 2 लाख से ज़्यादा लोग And थे. people are mad with frenzy about certain things कि किसी के बस में लेने से उनके जीवन उद्धार हो जाएगा. And all these are very passionate and very close things to the heart which people believe in, and to talk about it is very going and trudging into that particular term. It's a very area. painful. It's a very painful incident. Yes, Pradeep ji. yes, yes. It's absolutely terrible what has happened. I hope it doesn't happen again. That's the only thing that one can pray for. Well, that's just about it in tonight's show. Very unfortunately, the Congress spokespersons were all very busy today. They were all called somewhere to do God knows what. I don't know. I hope the conspiracy to oust Varshatai Gaikwad has not succeeded. I hope that has not happened. I think she's got more followers than And then all these guys put together. I agree with you. And within our outside. friend Hanumant Pawar, who was supposed to be joining us, has been arrested by the police. There was a clash between Congress and BJP workers. So, at the moment he's under arrest. Well, we hope that these kinds of clashes don't take place because it doesn't Sorry, help but- anything. It doesn't. मारपीट झगड़ा, we are always talking about विचारों के संघर्ष होना चाहिए, विचारों के मतभेद ठीक है, but ये हाथापाई और ये सब क्या है? That is terrible, absolutely terrible. I agree with you entirely. Well, I hope Hanumant Pawar Sahab will be able to join us tomorrow because these are political arrests and usually people are left within a day or within a couple of hours. Well, that's just about it for tonight's show. आज के show में सिर्फ इतना ही. And today is the first day, Pradeep ji, if you notice that we haven't discussed Lakshman Hake versus Yes. झरंगे पाटिल. पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने झरंगे पाटिल और लक्ष्मण हाके साहब के बारे में बात नहीं करी है. उम्मीद करते हैं लक्ष्मण हाके साहब शायद कल हमारे साथ होंगे. I hope we are able to talk to him. But he's really succeeded. He has really succeeded in capturing the imagination of the entire OBC community, and he has emerged really and truly as a very influential OBC leader. So congratulations to him. He's done a And he deserves it. And Deserves. he deserves it. He has the passion, he has the inclination, he has got the temperament. And he's got the temperament to work for the people. That is the most important thing. most important. Apart from the knowledge that he has accumulated. Absolutely. So I hope he'll be with us very shortly, maybe tomorrow, maybe the after, we don't know. But he will be with us again. And all the very best to him. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. वो घंटी भी बज गई है. वो जो बेल आइकन दिख रहा है ना आपका, वो घंटी की जो शेप दिख रही है वहाँ पे, उसके ऊपर जरा क्लिक कर दीजिएगा. सो यू विल ऑलवेज गेट अपडेट्स फ्रॉम नेशन नाउ. You will not miss a single update. And we've got a fantastic team out here. That's right. We are very proud of our team, and you'll get all the news that you want to know. That's it. That much I can tell you, including news about Bollywood. Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप सब लोगों को जय सिया राम, हर हर महादेव. Har Har Mahadev.